Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmed Nisar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, today we are going to start radio analytical chemistry. आज हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडियो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है या रेडियो केमिस्ट्री पहले क्या होती है। कुछ एलिमेंट के न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, वो न्यूक्लियाई पार्टिकल या रेडिएशन एमिट करते हैं कि न्यूक्लियाई ऑफ सम एलिमेंट आर अनस्टेबल। दीज न्यूक्लियाई एमिट पार्टिकल आर रेडिएशन। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the study of unstable nuclei and product of decay is called radiochemistry. केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम अनस्टेबल न्यूक्लियाई और उन न्यूक्लियाई से एमिट होने वाली रेडिएशन या पार्टिकल की स्टडी करें, उसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री या रेडियो केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें किसी अनस्टेबल न्यूक्लियाई से निकलने वाली रेडिएशन को यूज करके उस अनस्टेबल न्यूक्लियाई की नेचर और उस अनस्टेबल न्यूक्लियाई की अमाउंट डिटरमिन की जाए। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच को रेडियो एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। यानी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ qualitative and quantitative information obtained as a result of radioactivity is called radio analytical chemistry. उसे स्टूडेंट रेडियो एनालिटिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। रेडियो केमिकल मेजरमेंट को यूज किया जा सकता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। रेडिएशन कैन बी यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस कि किस जो रेडिएशन एमिट हुई है उसकी एनर्जी कितनी है। एक रेडिएशन जो एमिट हुई है, एक पार्टिकल जो एमिट हुआ है, उसकी एनर्जी कितनी है, इसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज करेंगे। जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरऑल एमिशन इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। वो न्यूक्लियाई जो रेडिएशन या पार्टिकल एमिट करे उसे रेडियो न्यूक्लियाई कहते हैं और इस प्रोसेस को रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हेनरी बैकरल is considered as founder of radioactivity. स्टूडेंट, इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं। आइसोटोप्स हैं, आइसोबार हैं, आइसोटोन्स हैं, आइसोडायफर हैं। मेरी एक वीडियो है, उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इन टर्म्स पे आप वो देख सकते हैं। मैं बात करता हूँ न्यूक्लियर एमिशन की बात करता हूँ कि न्यूक्लियर एमिशन क्या होता है। तो लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियर एमिशन। न्यूक्लियर एमिशन क्या चीज होती है। अनस्टेबल रेडियो आइसोटोप जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, अनस्टेबल रेडियो न्यूक्लियाइड प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल विद न्यूक्लियस। जब कोई पार्टिकल न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा, अनस्टेबल रेडियो न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे। फॉर एग्जांपल, जब न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करेगा किसी एटम के न्यूक्लियाई से, किसी एटम के न्यूक्लियस से, तो अनस्टेबल न्यूक्लियस बनेगा। कैसे? मेरे पास एक एटम है स्टूडेंट, मेरे पास एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, जिसका एटॉमिक नंबर एटम X है, जिसका एटॉमिक नंबर Z है, मैस नंबर है। इस पे मैं बम्बार्ड करता हूं, न्यूट्रॉन की बम्बार्ड करता हूं। जब मैं न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करूंगा इस एटम के ऊपर, तो इसका न्यूक्लियस इस न्यूट्रॉन को कैप्चर करेगा।
न्यूक्लियस जब न्यूट्रॉन को कैप्चर करेगा तो मेरे पास बनेगा यही एलिमेंट X बनेगा। चूंकि एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा, मेरे पास एलिमेंट X बनेगा जिसका मैस नंबर डॉटर न्यूक्लियाई के मुकाबले में 1 बढ़ चुका है। अब ये न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। ये वाला न्यूक्लियस जो अनस्टेबल हुआ है, ये न्यूक्लियस स्टेबिलिटी गेन करेगा। ये न्यूक्लियस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कुछ पार्टिकल या रेडिएशन एमिट करेगा, यानी दिस अनस्टेबल न्यूक्लियाई नाउ रिलीज एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। याद रखिएगा स्टूडेंट, किसी भी आइसोटोप की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। सेमेस्टर 6 के अंदर न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमने पढ़ी थी, जिसमें हम पढ़ते थे डिफरेंट थ्योरीज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का चैप्टर मेरा आएगा हर वीक में एक, उस पे सेशन आएगा सेमेस्टर 6 के लिए, तो आप स्टूडेंट उन वीडियो को भी देखा करें। स्टेबिलिटी ऑफ आइसोटोप डिपेंड करेगी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, इनकी तादाद बढ़ती जाए तो इन को होल्ड करने के लिए न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स भी बढ़नी चाहिए। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन ऐड होते हैं तो प्रोटॉन के दरमियान रिपल्शन होती है। इन रिपल्शन को डाइल्यूट करने के लिए, इस रिपल्शन को डाइल्यूट करने के लिए न्यूट्रॉन ऐड किए जाते हैं। न्यूट्रॉन ऐड होने से न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है। अब न्यूट्रॉन जब ऐड होंगे, ये प्रोटॉन की रिपल्शन को कम करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ यानी प्रोटॉन की रिपल्शन कम करके ये स्टेबिलिटी लाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ जब न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ेगी, न्यूक्लियस की होल्डिंग फोर्स न्यूक्लियन पे कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियन ज्यादा हो चुके हैं। तो इस तरह फिर भी ये क्या करेंगे, एक तरफ ये स्टेबिलिटी काज करेंगे, दूसरी तरफ ये अनस्टेबिलिटी काज करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब हम प्लॉट करेंगे प्रोटॉन को अगेंस्ट द जब प्लॉट करेंगे प्रोटॉन को अगेंस्ट द न्यूट्रॉन, तो हमारे पास आएगी स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन कब आएगी? ये स्ट्रेट लाइन उस वक्त आएगी जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बराबर आए। इस लाइन को स्टेबिलिटी लाइन कहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब देखा जाता है, प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो हमारे पास एक एरिया आता है, एक ख़ास एरिया होता है जिसमें अगर ये रेशो लाइक करे तो वो न्यूक्लियाई स्टेबल होता है। उस एरिया को स्टेबिलिटी जोन कहते हैं। एटॉमिक नंबर 20 तक नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होते हैं। एटॉमिक नंबर 20 तक नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होते हैं और न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं। जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, 20 से एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, रिपल्शन भी बढ़ेगी, न्यूक्लियस के अंदर अनस्टेबिलिटी आएगी। इस अनस्टेबिलिटी को कम करने के लिए मोर न्यूट्रॉन ऐड होते जाएंगे और हाई एटॉमिक वेट के जो एलिमेंट होंगे उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉनों से काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। यहां तक के ख़ास नंबर के बाद ऑलमोस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के डबल हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर देन स्टेबिलिटी लाइन हो जाएं, स्टेबिलिटी लाइन से नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशो स्टेबिलिटी जोन से आउट हो जाए। ये लेट्स सपोज मेरे पास स्टेबिलिटी जोन है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशो इस जोन से नीचे हो जाए या इस जोन से ऊपर हो जाए, तो न्यूक्लियस क्या हो जाता है? न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है।
ऐसा न्यूक्लियस फिर क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। When number of proton or neutron become greater than stability zone, then nuclei become unstable. Unstable nuclei decay होता है। Unstable nuclei decay होकर क्या करता है, पार्टिकल या रेडिएशन एमिट करता है for the sake of stability. Unstable nuclei क्या करते हैं, unstable nuclei, हमारे पास जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाई, लेट्स सपोज एक्स मेरे पास एक न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है। जब ये डीके होगा तो ये एक दूसरा एलिमेंट Y बना सकता है जिसका एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर, एटॉमिक नंबर Z बार, मास नंबर A बार होता है। अब ये Z बार जो होगा ये Z के बराबर हो सकता है, फिर वही एलिमेंट होगा। अगर Z और Z बार में फर्क आएगा तो ये एलिमेंट क्या होगा स्टूडेंट, ये एलिमेंट डिफरेंट हो जाएगा। A और A बार बराबर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जो एमिशन होगी वो अल्फा एमिशन हो सकती है, वो बीटा एमिशन हो सकती है, वो न्यूट्रॉन एमिशन हो सकती है, प्रोटॉन एमिशन हो सकती है, गैमा रेज हो सकती है। यानी अनस्टेबल न्यूक्लियाई से जो पार्टिकल एमिट हो सकते हैं अल्फा, बीटा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जो रेडिएशन एमिट हो सकती हैं वो गैमा रेज होंगी। जब न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर 209 से बढ़ जाए, जब न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर 209 से बढ़ जाए तो फिर क्या होता है, फिर वो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, वो न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं। जब किसी न्यूक्लियाई का मास नंबर 238 से बढ़ जाए तो फिर कंप्लीट फिशन होती है, फिर बड़ा न्यूक्लियाई डीकम्पोज होकर, डीके होकर दो डाटर न्यूक्लियाई बनाता है, दो डाटर न्यूक्लियाई बनाता है। यानी हमारे पास पेरेंट जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट से दो डाटर एलिमेंट बनेंगे, उससे दो डाटर एलिमेंट बनेंगे। अब स्टूडेंट बात करते हैं न्यूक्लियर एमिशन। जनरली हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं अल्फा एमिशन, एक को कहते हैं बीटा एमिशन, और एक को कहते हैं गैमा एमिशन। तो हम बात करते हैं अल्फा एमिशन पे, बात करते हैं कि अल्फा एमिशन क्या होती है। स्टूडेंट बात करते हैं अल्फा एमिशन और अल्फा डीके पे। अल्फा पार्टिकल इज helium nucleus and it has charge of +2 due to 2 proton and it has mass of 4 mu because alpha particle contain 2 proton and 2 neutron. Alpha particle are primarily emitted from heavy nuclei having mass number 209 or greater can emit alpha particle. After the emission of alpha particle, resulting nuclide contain 2 less neutron and 2 less proton. As a result, radionuclide which is produced has mass less than 4 unit from the parent nuclide and atomic number less than 2 unit from the parent nuclide. A general equation of alpha emission can be represented as, let I have a general element X whose atomic number is Z, mass number is A. After alpha decay, element X is converted into element Y. Now atomic number of Y will be less than 2 unit, less by 2 unit from element X. Similarly, mass of Y will be 4 unit less as compared to element X. Practical example of alpha decay are, I have radon, atomic number 86, mass number 226. When it emits alpha particle, it is converted into what? Radium with the atomic number 84 and mass number 226.
is 222, sorry, and along with alpha particle. Similarly, when thorium decay through alpha particle, atomic number of uranium is 92, mass number is 238. When it decay by alpha particle, it will form thorium, whose atomic number is 90, while mass number is 234. So, generally we can say after the emission of alpha particle, position of element is shifted to row left in the periodic table. For example, अगर मेरे पास एक एलिमेंट 6A का मेंबर हो, अल्फा एमिशन के बाद वो 4A का मेंबर बन जाएगा। अगर मेरे पास एक एलिमेंट 8A का मेंबर हो, जब वो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो फिर वो सेकंड A का मेंबर बन जाएगा। यानी उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में 2 रो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी आफ्टर द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। स्टूडेंट, बात करता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल। स्टूडेंट, बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नंबर 1, वेलोसिटी। एज अल्फा पार्टिकल आर हैवियर पार्टिकल एज कंपेयर टू अदर न्यूक्लियर एमिशन, देयरफॉर velocity of alpha particle is much less as compared to other nuclear particle of same kinetic energy. Velocity of alpha particle is about 1/10 of velocity of light. Property number 2, penetration power. Due to heavy mass and low velocity, alpha particle have very low penetration power. Therefore, alpha particle can hardly pass through a thin layer of solid material or few centimeters of gas at ordinary pressure. Typical penetration by alpha particle are in micrometer range. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर बहुत ही कम है। क्यों कम है? 2 रीजन है। मैस ज्यादा है, वेलोसिटी कम है। अल्फा पार्टिकल बहुत ही बारीक सॉलिड लेयर से हार्डली पास हो सकते हैं। अल्फा पार्टिकल फ्यू सेंटीमीटर ऑफ गैस ऑर्डिनरी प्रेशर पे फ्यू सेंटीमीटर ऑफ गैस से पास हो सकते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो माइक्रोमीटर के अंदर होती है। नंबर 3, एनर्जी। एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आर हाउएवर वेरी हाई and may exceed 10 mega electron volt. As a result, ionization power of alpha particle is much higher as compared to other nuclear emission. दूसरी न्यूक्लियर एमिशन के मुकाबले में अल्फा पार्टिकल की आयोनाइजेशन पावर बहुत ही ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन पासिंग थ्रू ए मटीरियल ए लार्ज नंबर ऑफ आयन पेयर आर प्रोड्यूस। जब अल्फा पार्टिकल को किसी मटेरियल से पास करते हैं, बहुत बड़ी तादाद में आयन प्रोड्यूस होते हैं, बहुत बड़ी तादाद में आयन प्रोड्यूस होते हैं। जब 9.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अल्फा पार्टिकल स्टॉप किए जाएं इन 3.5 सेंटीमीटर ऑफ एयर, यानी 9.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल 3.5 सेंटीमीटर एयर के अंदर ट्रेवल कर जाएं तो इससे तकरीबन 25,000 आयन पेयर प्रोड्यूस हो जाते हैं पर सेंटीमीटर ऑफ ट्रेवल। यानी अगर हमारे पास 9.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल पास करें एयर से, पर सेंटीमीटर जब ये ट्रैवल करेंगे तो 9.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल 25,000 आयन पेयर प्रोड्यूस करेंगे। अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं। क्यों डिफ्लेक्ट होते हैं? बिकॉज दे आर चार्ज पार्टिकल। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। अल्फा पार्टिकल अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। अल्फा पार्टिकल अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, ये इनकी अगली प्रॉपर्टी है। अल्फा पार्टिकल की चूंकि पेनिट्रेशन पावर कम होती है, इसलिए अल्फा
particle are less health hazardous as compared to beta particle and gamma rays. अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गैमा रेस के मुकाबले में हेल्थ कम hazardous होते हैं। स्टूडेंट याद रखना, जब एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अल्फा पार्टिकल स्टॉप किया जाए बाय 3 to 4 माइक्रोमीटर थिक एल्यूमिनियम, यानी एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले अल्फा पार्टिकल हो, उनको कंप्लीटली स्टॉप करने के लिए 3 to 4 माइक्रोमीटर थिक एल्यूमिनियम फाइल रिक्वायर्ड होती है, जबकि बीटा पार्टिकल ऑफ द सेम एनर्जी को स्टॉप करने के लिए 1.5 मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम फाइल रिक्वायर्ड होती है। अल्फा पार्टिकल को स्टॉप करने के लिए 3 to 4 माइक्रोमीटर थिक फाइल, माइक्रोमीटर बहुत छोटा होता है, एक माइक्रोमीटर में, एक मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं, तो 3 to 4 माइक्रोमीटर थिक फाइल चाहिए होती है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल को स्टॉप करने के लिए। जबकि सेम एनर्जी का अगर बीटा पार्टिकल हो, उसको स्टॉप करने के लिए 1.5 मिलीमीटर यानी तकरीबन 1500 माइक्रोमीटर थिक एल्यूमिनियम फाइल रिक्वायर्ड होगी। जब स्टूडेंट अल्फा पार्टिकल मैटर से इंटरेक्ट करेंगे तो अल्फा पार्टिकल मैटर से 3 तरीकों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। कौन से 3 तरीके? उसमें एक को हम एक्साइटेशन कहते हैं। जब भी अल्फा पार्टिकल मैटर से इंटरेक्ट करेगा तो वो मैटर के बाउंड इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे शिफ्ट करेगा, अपनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म करेगा मैटर के अंदर, और उसके बाउंड इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी कम है उसको हाई एनर्जी लेवल पे शिफ्ट करेगा। इस प्रोसेस को एक्साइटेशन कहते हैं। बाज दफा अल्फा पार्टिकल, उसकी एनर्जी इतनी होती है और नेचर ऑफ मैटर ऐसी होती है, जब उससे वो इंटरेक्ट करते हैं तो वो मैटर के अंदर बाउंड इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस से फ्री कर देते हैं, यानी आयोनाइजेशन काज करते हैं। और बाज दफ़ा अल्फा पार्टिकल की एनर्जी इतनी होती है या नेचर ऑफ मटेरियल ऐसी होती है, जब अल्फा पार्टिकल मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, डिसोसिएशन काज करता है। मतलब ये हुआ कि अल्फा पार्टिकल मैटर के साथ 3 तरीकों से इंटरेक्ट कर सकता है। कौन से 3 तरीके? नंबर 1 एक्साइटेशन, नंबर 2 आयोनाइजेशन, नंबर 3 डिसोसिएशन। तो स्टूडेंट दैट इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे बीटा मिशन के ऊपर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ। इस चैनल पे आपको बेसिक से लेकर एडवांस केमिस्ट्री तक के सेशन मिलेंगे और साथ साथ मोटिवेशन, जनरल गाइडलाइन, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग, इफेक्टिव लर्निंग भी आपको मिलती रहेंगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन सेशन मिलते रहेंगे। अगर आपको अच्छे लगें तो आप देखा करें, ना लगें तो मत देखा करें। स्टूडेंट मटेरियल भी, ख़ास तौर पे मैं इसका मटेरियल भी अपलोड होगा इन सेशन का, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। अगर कहीं पे भी किसी जगह पे भी आपको प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आप को कहीं पे प्रॉब्लम है, कहीं पूछना चाहते हैं, कोई अच्छी सजेशन देना चाहते हैं। यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच।